लास्ट क्लास से जो आप लाइव ऐसे आपको जूम पे लेना हो रही है। इसके बाद में अब प्री रिकॉर्डेड की हम लोगों ने व्यवस्था की पिछले 2-3 दिनों में काफी, और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग आप लोगों को देंगे, तो उससे आपके लिए बहुत सारे हेसल सब फ्री हो जाएंगे दोस्तों। लाइव में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे एचसीवी और शीट मैंने आपको होमवर्क में दी थी, तो उसके डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे, तो आंसर हम लोग डिस्कस करते जाते हैं दोस्तों। ठीक बात है, तो पहले शीट के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग कर लेंगे दोस्तों एचसीवी के, और तकरीबन शीट के 15 क्वेश्चन और एचसीवी के 22 क्वेश्चंस हैं। मैं हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। शीट आप सभी लोगों ने ट्राई की होगी, एचसीवी भी आपने की होगी। चलिए, तो देखिए शीट में पहला सवाल जो था दोस्तों, वो था इफ अ प्लास्टिक रॉड rubbed with fur is made to touch two small pith balls suspended nearby, which figure show their final configuration। एक प्लास्टिक के रॉड को फर के साथ में रब किया गया, तो दोस्तों पहले उस प्लास्टिक रॉड और फर पे कोई चार्ज नहीं था, तो जब आप आपस में रब करोगे तो अगर एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे निगेटिव आएगा। पिथ बॉल्स पे वो चार्ज ट्रांसफर करेंगी, मतलब एक बॉल पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉल निगेटिवली चार्ज होगी। तो अगर एक बॉल पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉल निगेटिवली चार्ज होगी दोस्तों। अच्छा, प्लास्टिक रॉड ही दोनों से टच करवाई है, और लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, तो प्लास्टिक रॉड या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या निगेटिवली चार्ज होगी, और उससे अगर अपने दोनों बॉल से टच करवाए तो दोनों ही बॉल्स पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होंगी। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए फिर, अगर दो बॉल्स आइडेंटिकली चार्ज्ड हैं तो शायद ये सभी स्टूडेंट को बन गया होगा, इसमें आंसर नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। ये तो मुझे लगता है काफी आसान है। सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दोगे दोस्तों अगर, तो वो चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ठीक बात है, और वो बबल है तो उसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसकी रेडियस भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीजेस। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कई लोगों ने डाउट्स में दिया भी था। अब दोस्तों आपको मटेरियल शेयर करना है, मतलब 2 से 3 दिन का वेट अब आप लोगों को और है, उसके बाद में तो आपके पास ऐप ही आ जाएगा। तो उस ऐप में मटेरियल रहेगा, प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी, उनके सॉल्यूशन रहेंगे, सब कुछ रहेगा, थ्योरी रहेगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर हमें आपसे शेयर करनी है दोस्तों, जैसे एचसीवी, अगर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनके पास एचसीवी नहीं है सॉफ्ट कॉपी, या मॉड्यूल्स कुछ शेयर करने हैं या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट शेयर करने हैं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर हम लोग आपको सेंड करें, ये जरूरी है कि आपके ईमेल आईडी या ऐसे कुछ हमारे पास हो। तो आप बस कैटलाइजर की वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, उस पे हम चीजें कुछ कुछ अपलोड करेंगे और आपको मैसेज करवाएंगे। तो आपके या आपके पेरेंट्स के जो नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है दोस्तों, उन पे मैसेजेस जाया करेंगे। तो आप बस वो मैसेज नोटिफिकेशन का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि वो आ रहे हैं। कई बार वो डिलीवर नहीं होते हैं, तो हम उन नंबर्स पे वापस से करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कई स्टूडेंट ने पूछा भी था। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। ईज़ी है दोस्तों। बॉडी 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, तो t सेकंड्स में निकाल देगी 10 की पावर 9 t इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19। ये पूरा चार्ज मिला के 1 कूलम्ब हो जाना चाहिए। सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो t यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 19, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 10 की पावर माइनस 10 उधर जाएगा तो 10 की पावर 10 अपॉन 1.6, और ये सेकेंड्स में आएगा दोस्तों। इसको फिर आप ईयर्स में, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, तो ईयर्स में भी काफी ज्यादा आएगा। देखिए कैसे, तकरीबन 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। ठीक है, यानी 1 लाख भी अगर मैं मान लूं, तो एक साल में 365 दिन, तो एक साल में कितने हो गए, 3.365 इंटू 10 टू दावर 5, और ये तो 10 की पावर 10 है, तो ये तो कई सालों में आंसर आएगा दोस्तों। ये बात ठीक है, इसलिए वो आंसर आप टिक कर सकते हो। इसका जो आंसर मेरे पास है वो डी है, और आना भी चाहिए दोस्तों। देखिए बाकी सारे ऑप्शंस आपके 1 साल से छोटे और 1 साल से बड़ा तो मैंने वैसे ही बता दिया,
कि एक दिन में 1 लाख सेकंड में मान लो, होते तो 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख भी मान लो, तो 365 दिन में 365 लाख यानी 3.65 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स होंगे एक साल में, और ये 10 की पावर 10 है, उससे भी बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि ये ईयर्स में ज्यादा ही आएगा, तो ऐसा ऑप्शन डी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज। ये भी इजी है दोस्तों, Q इक्वल टू एनी पर ही चार्ज देना है 2.4, एन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है डाइलेक्ट्रिक वाला है दोस्तों, वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो आप अभी उसको ओमिट कर दीजिए। अब आपको ऐप पे जब लेक्चर आ जाएंगे उसमें डाइलेक्ट्रिक वाला भी है, और फील्ड ऑनवर्ड्स आप देखना शुरू कर सकते हो, और उस पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो अभी तक हुए हैं वो भी डाल दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिफ्थ का मैं आंसर लिखवा देता हूँ, आप में से जिन स्टूडेंट ने किया हो ए, आंसर उसका ए है, ठीक है, फिफ्थ का ए। सिक्स्थ वाला देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विथ डिस्टेंस बिटवीन देम एज, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे वेरी करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमने कोलंबियन फोर्स का फॉर्मूला लिखा था K(Q1Q2) बाय आर स्क्वायर, ये बात ठीक है। चार्जेस और ये सब कुछ अगर सेम है तो एफ आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा फोर्स कम होते जाएगा और लीनियरली कम नहीं होगा, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी है, ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी है, ये बात ठीक है। सेवंथ वाले में आपने क्या आंसर लिखा दोस्तों, टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, सेवंथ वाले का क्या आंसर लिखा आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ कौन क्या आंसर दे रहा है। सेवंथ, एट्थ, अब ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, सेवंथ आंसर बताइए क्या लिखा है आपने। चलिए दोस्तों, तो सेवंथ वाला हम लोग देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग, उसमें कहा गया है टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स when placed at distance d from each other experience a force of attraction F, experience a force of attraction F. These two particles are put in contact and again placed at some distance from each other. What is the nature of new force between them? What is the nature of new force between them? देखिए ध्यान से समझिए, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं दोस्तों, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, उसने बोल दिया दोनों चार्ज है, और ये सीखने का एक अगर मैं इसको निगेटिव ज्यादा लूंगा तो एक अगर +1 है तो दूसरा -3 है, ऐसा भी मान सकते हो, पर अलग अलग है, इक्वल नहीं है, और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अब देखिए दोस्तों आइडेंटिकल है, दोनों को टच करवाया तो चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक वो चार्जेस सेम नहीं जाते, चार्जेस सेम नहीं हो जाते, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, वो +1, और +1 चार्जेस एडिटिव होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी थी, और वो +1 दोनों में बटेगा, तो इस पे +½ हो जाएगा, इस पे +½ हो जाएगा। अच्छा दोनों पे अगर +½ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन अगर +1 -3 हुआ तो, हाँ तो ठीक है तब भी ना,
+1 -3 का सम हो गया -2 का आधा -1 दोनों पे, तब भी रिपेल ही करेंगे। आप बोलोगे सर लेकिन +1 -1 हुआ तो +1 -1 लेना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सामने वाले ने अलग बोल दिए हैं। तो मजे की बात, अगर वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और अगर एट्रैक्शन शो कर रहे थे, तो बाद में दोनों पे चार्जेस लाइक ही होंगे, और लाइक चार्जेस होंगे या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो इसका सही आंसर बी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, कई सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने सी लिखा था, डी लिखा था, लेकिन इसका सही आंसर बी है। समझ गए आप? अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो या तो प्लस वाला डोमिनेटिंग मैग्नीट्यूड का होगा या माइनस वाला होगा। टच करवाओगे तो नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर मान लो प्लस वाला डोमिनेटिंग है तो नेट प्लस है और वो दोनों पे बढ़ जाएगा, नेट माइनस होगा तो वो भी दोनों पे बढ़ जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दोस्तों, 8 का सी है। 8 का सी किस किन बच्चों का सही था, चैट में लिखिए 8 का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कोर आइडिया चल रहा था कि अगर मान लीजिए अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज है, तो एक पे मान लीजिए प्लस Q1 है और एक पे माइनस Q2 है, ठीक है। अब या तो Q1 बड़ा होगा या Q2 बड़ा होगा। अगर Q1 बड़ा होगा तो नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और अगर Q2 बड़ा होगा तो माइनस Q2 प्लस Q1 ये दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो खास बात आखिरी में टच करवाने के बाद दोनों पार्टिकल पे चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 8th वाला, 5 बॉल से 8th वाला आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पेयर्स 1 2 2 4 4 1 अट्रैक्शन शो कर रही हैं। 1 2 2 4 4 1 ये अट्रैक्शन शो कर रही हैं, और 2 3 और 4 5 ये रिपल्शन शो कर रही हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपल्शन श्योरेस्ट टेस्ट होता है, और क्योंकि रिपल्शन श्योरेस्ट टेस्ट होता है, तो चार्ज होने का, तो अगर मान लीजिए 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही 3 पे पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार 4 अगर 2 पे पॉजिटिव है तो 3 पे पॉजिटिव है, अगर 2 पे निगेटिव है तो 3 पर निगेटिव है। उसी प्रकार 4 पर अगर पॉजिटिव है तो 5 पर भी पॉजिटिव है, और 4 पर अगर निगेटिव है तो 5 पर भी निगेटिव है। अब यहीं से अपने को आंसर मिल गया। कैसे? देखिए 1 एक ऐसा पार्टिकल है, मजे की बात, जो 2 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है और 4 के साथ भी कर रहा है। लेकिन मजे की बात, 2 और 4 भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और 2 और 4 तो चार्ज्ड हैं। इसका मतलब 2 अगर पॉजिटिव है तो 4 निगेटिव है, तभी तो 2 और 4 अट्रैक्शन शो कर पाएंगे। या अगर 2 निगेटिव होगा तो 4 पॉजिटिव होगा, तभी तो वो अट्रैक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। लेकिन मजे की बात, 1 तो पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है और निगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है। ऐसा कोई पार्टिकल कब कर सकता है जब वो पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन शो करे और निगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन शो करे? ऐसा कोई पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऐसा कोई पार्टिकल तब ही कर सकता है जब वो इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ये बात ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने लॉजिक कहाँ से उठाया? हमने बोला ये तो रिपेल कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये दोनों तो चार्ज है, पक्की बात है, और लाइक चार्जेस हैं। ये भी लाइक है। अब 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब 2 और अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन 1 2 के साथ भी अट्रैक्शन दे रहा है, 4 के साथ भी दे रहा है, मतलब 1 न्यूट्रल है। सही है? तो इसका आंसर न्यूट्रल है। फिर 9th इजी था दोस्तों, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। कोई दो न्यूट्रल बॉडी थी, रगड़ दिया, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे निगेटिव आ गया, तो यूनिवर्स का पॉजिटिव भी बढ़ गया, यूनिवर्स का निगेटिव भी बढ़ गया, लेकिन टोटल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी कोई मतलब का नहीं है दोस्तों, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि चार्ज पार्टिकल तो बढ़ाए भी जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर 10 का आंसर क्या?
दोस्तों आप चैट बॉक्स में लिखिएगा 10 का जो भी आपने आंसर लगाया हो वो आंसर, 10 का जो भी आंसर लगाया हो। 10 वाला बताइए 10 का क्या आंसर लगाया। चलिए 10th का आप में से कई स्टूडेंट ने बहुत सही लगाया है। 10th का आंसर है दोस्तों सी। देखिए क्या बोल रहा है वो, अ पॉइंट चार्ज Q1, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, वो दूसरे पॉइंट चार्ज Q2 पे कुछ फोर्स लगाता है। अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट चार्ज Q3 ले आए, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। Q1 Q2 को मान लीजिए अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा था, जो भी कर रहा हो, Q3 ले आओगे तो Q3 भी Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा। अच्छा, तो Q2 पर नेट फोर्स बदल जाएगा, Q2 पर नेट फोर्स बदल जाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। Q1 Q2 का फोर्स क्या रहने वाला है दोस्तों, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका, सी। और Q2 बीच में कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा, Q3 क्या आप Q4 क्या कितने भी आप चार्जेस ले आओ, ये दोनों एक दूसरे पे जितना लगा रहे थे वो तो k Q2 बाय आर स्क्वायर ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आपसे अब ये पूछा जाता कि Q2 पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट में हम क्या करते, Q1 का भी लेते, Q3 का भी लेते, और भी चार्जेस होते सबका लेते, और सबका वेक्टर सम करते, तो नेट फोर्स बदल जाएगा, लेकिन लगे मतलब उन दोनों के बीच में तो उतना ही रहेगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए था, 9th का ए था, 10th का सी है। 11th का शीट आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। बस अब एक दो दिन और, ये लॉकडाउन के कारण सब दिक्कतें हुई दोस्तों कि वो को मॉडिफाई करना, उसमें अपलोड करना, सभी कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है यूजुअल से, दैट आई एग्री, बट प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। मैं शीट अपलोड करवा दूंगा दोस्तों। अभी हम पूरा उसी में लगे हुए हैं दोस्तों 2-3 दिन से, कि चीजें मतलब ऑटोमेटेड जितनी हो जाए। 11th वाला तो कल, 11th वाला देखिए, 11th वाले में क्या कहा है। अच्छा, 11th वाला आप लोगों ने किया होगा, 3 चार्जेस प्लस 4Q, कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। 3 चार्जेस रखे दोस्तों हमने, प्लस 4Q, Q बीच में और Q यहां पर, ये रखा है 0 पे, ये रखा है L/2 पे, और ये रखा है L पे, मतलब इक्वी डिस्टेंट रखे। वो बोल रहे हैं इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 रहे। चार्ज जो B पे रखा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे C वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या रहे दोस्तों, 0। तो लॉजिक क्या लगाएंगे, सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा दोस्तों, देखो सी पर एक तो लगाएगा ये वाला पॉइंट, है ना, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का। ठीक है, 4Q के कारण धक्का आएगा, इसको धक्का। और बी के कारण क्या होना चाहिए फिर, अगर हम चाहते हैं इस पे नेट फोर्स 0 हो, तो बी के कारण होना चाहिए अट्रैक्शन, और बी के कारण अट्रैक्शन होना चाहिए दोस्तों, तो फिर बी खुद कैसा होना चाहिए, नेचर में निगेटिव, बी होना चाहिए निगेटिव। तो बस अब कूलम्स लॉ लगा दीजिए, इस Q पर 4Q के कारण कितना फोर्स आएगा, K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर,
आज मैं आपको अपना पूरा होमवर्क डिस्कस करवा देता हूँ दोस्तों। और क्योंकि अब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स कल से डालना शुरू कर दूंगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से पढ़ पाओगे दोस्तों। तो उसमें आपके लिए वो दिन अवेलेबल होगा, बाद में भी अवेलेबल होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप उसे देख लेंगे। आज आपके आईडी क्रिएट करवाए जा रहे हैं, ऐप में वो आईडी डाले जा रहे हैं, डाटाबेस उसका बनाया जा रहा है, लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हम इसी में से लॉकडाउन वाली स्थिति में से अब ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे चलाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, इस पर जो आएगा वो आएगा k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, और उतना ही फोर्स इसके कारण आना चाहिए क्योंकि वो कैंसल तभी करेंगे जब वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा k इंटू क्यू बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर। ठीक है, आप पाओगे k से k कटेगा, ये l/2 एल स्क्वायर बाय 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, नीचे एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर भी कटेगा, 4 भी कटेगा, क्यू भी कटेगा, तो क्यू बराबर क्यू आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्यू तो कोई आंसर है ही नहीं, माइनस क्यू है। वो माइनस क्यू इसलिए है दोस्तों क्योंकि माइनस क्यू इसलिए है वो, माइनस क्यू इसलिए है दोस्तों क्योंकि पहले मैं बता चुका था कि वो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ए, 11th का आंसर है ए। फिर 12th का आंसर दिया हुआ है सी। 12th का सी कितने बच्चों को आया था, आप चैट बॉक्स में लिखिए 12th का सी, सैटेलाइट वाले क्वेश्चन का। सही है दोस्तों, 12th का सी काफी स्टूडेंट ने मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे यहाँ से क्या है, इस कैमरा या अच्छे वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वहां पे जाके आपकी चैट बॉक्स देखनी पड़ती है, इसलिए मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। अब वो घर पे कंप्यूटर पे बैठा हुआ वाला काम नहीं है दोस्तों। अच्छा देखिए, टू स्मॉल बॉल्स having equal positive charges q are suspended by two insulating strings of equal length l from hook fixed to a stand। दो चार्जेस लगाएं, दो स्ट्रिंग ली दोस्तों, एक जैसे चार्जेस है, और इफ द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट देन द एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग। अच्छा, सैटेलाइट में इफेक्टिव जी क्या होता है, जीरो। पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने ग्रेविटेशन में कि सैटेलाइट में क्या फील होती है, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस मतलब इफेक्टिव जी क्या हो जाता है, जीरो। तो जैसे इफेक्टिव जी जीरो होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या निगेटिव हैं जो भी है, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे, वेट तो है ही नहीं। वेट अगर है ही नहीं तो ये चार्जेस ऐसे दोस्तों, ये चार्जेस ऐसे फैल जाएंगे, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि जी है ही नहीं ना, वेट लग ही नहीं रहा है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोले कि सर नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से समझिए। कोलंबियन फोर्स धक्का मार ऐसा आएगा और टेंशन ऐसा टेढ़ा आएगा, तो फिर इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। मतलब अभी तो नेट इस पे इधर आएगा ना, तो ये तो जा सकता है ना। आप बोलोगे सर वेट भी तो लो, वेट ही तो नहीं लेना है। तो इन पे नेट जीरो होने के लिए फाइनली क्या होना पड़ेगा दोस्तों, उसको 180 डिग्री पे जाना पड़ेगा चार्जेस को। ठीक है, और फिर अब देखो उस चार्ज के कारण इस पे धक्का आएगा, कोलंबियन फोर्स का एफ इलेक्ट्रिक, जितना धक्का उसके कारण आ रहा है उतना ही स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा दोस्तों, टेंशन। ऐसा एक सवाल हमने क्लास में भी किया था। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है दोस्तों, तो 13th क्वेश्चन अपना हो जाएगा। 13th का आंसर डी है। ठीक है, दोनों धागे एल एल लेंथ के थे,
तो चार्जेस के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 2L। तो हम लोग कह सकेंगे फोर्स हो जाएगा K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर डी सही है दोस्तों, आंसर डी सही है। दो बचे हैं शीट के क्वेश्चन, वो दो हम फटाफट कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ी देर आपके साथ में 2 मिनट चैट बॉक्स पे बैठूंगा। आप मुझे एचसीवी में से वो क्वेश्चन भेज दीजिए जो कि आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके बताऊं। एचसीवी के वो क्वेश्चंस भेज दीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 two positive 2 point charges of same magnitude but opposite sign are fixed at points A and B। एक चार्ज मैंने यहां पे रखा दोस्तों प्लस Q, दूसरा चार्ज यहां रखा माइनस Q, ठीक है। A third point charge is to be balanced at point P by electrostatic force due to these two charges। The point P, आंसर टाइप कीजिए। आपने क्या किया इसका, टाइप कीजिए। टू मच सरप्राइज दोस्तों की मतलब थोड़ा अमेजिंगली, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में शायद बेसिक बातों का ध्यान नहीं रखा। मजे की बात, इसका सही आंसर डी नन ऑफ दीज है। डी नन ऑफ दीज। आपने एक बात नोटिस कीजिए दोस्तों, मिड पॉइंट तो आंसर हो ही नहीं सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता, चलिए हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। मिड पॉइंट आंसर क्यों नहीं हो सकता, देखो ध्यान से। आप यहाँ पे या तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे या निगेटिव रखोगे। चार्ज रखोगे मतलब या तो पॉजिटिव रखोगे या निगेटिव रखोगे। मान लो आपने पॉजिटिव रखा तो ये प्लस क्यू उसको धक्का मारेगा और माइनस क्यू उसको खींचेगा। प्लस क्यू उसको अपने से दूर धक्का मारेगा और माइनस क्यू उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वो दोनों तो एक ही तरफ ले जाएंगे ना दोस्तों, तो फिर नेट जीरो कैसे होगा। आप बोलोगे सर निगेटिव रख लेते हैं। अब निगेटिव में उल्टा हो जाएगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको धक्का मारेगा, फिर से बात वही हो गई। तो इसलिए मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता। मिड पॉइंट यहाँ पे आंसर होता, मिड पॉइंट बिल्कुल एक आंसर होता दोस्तों, अगर ये दोनों प्लस क्यू होते या दोनों माइनस क्यू होते, दोनों सेम होना चाहिए थे। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहां रखिए प्लस चार्ज, तो ये मारेगा धक्का और ये होगा खींचना। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, ये तो रिजल्टेंट जीरो आ ही नहीं सकता। फिर कई सारे स्टूडेंट ने मजे की बात लेफ्ट ऑफ ए लिखा है, लेफ्ट ऑफ ए। अब लेफ्ट ऑफ ए में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। आप बोलोगे सर ये प्लस मारेगा धक्का और ये माइनस खींचेगा, तो बस सर अब तो बैलेंस हो सकता है। देखो नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला चार्ज हमेशा ए के पास में रहेगा। तो अगर मान लीजिए इस चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो ए के कारण फोर्स आएगा के क्यू क्यू बाय x1 स्क्वायर, और बी के कारण खींचना जो आएगा वो आएगा के क्यू क्यू बाय ये बड़ा डिस्टेंस x2 स्क्वायर, और x1 x2 से छोटा है और नीचे है डिनोमिनेटर में। x1 x2 से छोटा है और डिनोमिनेटर में, मतलब ये फोर्स हमेशा बड़ा आएगा। दोस्तों अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर वो इसके पास में है, तो ऑब्वियसली उसका ही फोर्स ज्यादा आएगा इसका ए का। और अगर ए का फोर्स ज्यादा आएगा दोस्तों, तो हमेशा
अगर आप इसे प्लस लेंगे तो ए का धक्का ज्यादा आएगा, बी का खींचना कम आएगा, और अगर इसे माइनस लेंगे तो ए का खींचना ज्यादा आएगा, बी का धक्का देना कम आएगा। तो यहाँ मजे की बात, फोर्सेस अपोजिट तो रहेंगे लेकिन काटेंगे नहीं एक दूसरे को, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। अगर सेम चार्ज है दोस्तों तो फिर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, तो आर जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा ही तो होगा, ठीक बात है। तो वो सेम चार्जेस है दोस्तों। आप देखिए मैंने आपको पिछली बार जो सवाल करवाया था उसमें चार्जेस 4q और q लेके करवाया था। अभी यहाँ पे सही आंसर दोस्तों नन ऑफ दीज होगा, डी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 15th का आपने क्या आंसर लगाया, चलिए लगाई, चैट में टाइप कीजिए सभी। 15th का आपने क्या आंसर लगाया, 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। देखिए 15th में आपको ये बोल रहे हैं दोस्तों, 15th में बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ओ ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों। चलिए गुड, कई सारे स्टूडेंट ने एकदम सही दिया है इसका, कई सारे स्टूडेंट ने एकदम सही दिया है। ठीक है, मैं आखिरी में आपको शीट के सारे आंसर एक बार रिवाइज करवा दूंगा, सारे आंसर्स आई वुड से। ठीक है, आंसर सारे टिक करवा दूंगा, जिन जिन के पास शीट है वो टिक कर लीजिएगा। 15th का आंसर डी है दोस्तों, डी 43.2 न्यूटन, कई सारे स्टूडेंट ने सही दिया है। सो इट इज 43.2। ओके, बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। देखिए दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं थोड़े बड़े बना लेता हूं, एक जैसे। इन पे चार्जेस है दोस्तों +2 +2 +2 -2 -2 -2। और वो चार्ज बीच में रखना है दोस्तों। तो अब दोस्तों लॉजिक लगाइए सिंपल, आंसर बिल्कुल आपको दो लाइन में आंसर लाके बताऊंगा दोस्तों। देयर विल बी टू लाइंस ओनली, दो लाइन ही लगाना है दोस्तों, ध्यान से कीजिए। देखिए यहां पर आप +2 रख रहे हो, है ना, तो अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल के इन दो पॉइंट्स को देखिए। तो +2 इस +2 को जितने फोर्स से धक्का मारेगा F, हाँ या ना, -2 इस +2 को उतने ही फोर्स से खींचेगा F। तो इन दोनों का मिला के हो गया 2F, इन दोनों का मिलाकर हो गया 2F। क्योंकि अगर अब ये ड्राइंग बहुत प्रॉपर सिमेट्रिकल बनाओगे तो आप समझ पाओगे कि ये 2 और 2 एकदम अपोजिट है और ये वाला मिड पॉइंट है। तो इस +2 के कारण इस 2 पर, और ये 2 ये बीच में O पॉइंट बेसिकली इन ट्राइंगल्स का सेंट्रॉइड होगा, दोनों ही ट्राइंगल्स का सेंट्रॉइड है वो। ठीक है, सेंट्रॉइड आप क्या होता है समझते हैं दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है वो, है ना। तो ये +2 उसको जितने फोर्स से धक्का मारेगा, मान लीजिए वो फोर्स F है, तो -2 से उतने ही फोर्स से खींचेगा। क्यों? क्योंकि एक धक्का मार रहा है, खींच रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, ये धक्का मार रहा है वो खींच रहा है। तो इस पर इन दोनों के कारण हो जाएगा F और F 2F, तो इन दोनों का काम खत्म। सही है। अब सेम लॉजिक यहां लगाइए, देखिए ये +2 धक्का मारेगा और ये -2 खींचेगा, मतलब ये हो गया 2F, ये हो गया 2F, हाँ या ना। और सेम इनका भी लॉजिक लगाइए,
ये +2 धक्का मारेगा और वो -2 खींचेगा, तो यहाँ पर भी हो गया 2f। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2f, 2f और 2f, ऐसे ये तीन फोर्सेस आएंगे 60-60 पे दोस्तों। हाँ या ना? ये फोर्सेस आएंगे 60-60 पे, सही है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो इन दोनों के बीच में एंगल 120 हो जाएगा, मतलब इन फोर्स को मैं ऐसा ए बी सी नाम दूं, तो ए और सी के बीच में एंगल 120 हो जाएगा। और अभी हम देख रहे थे सेम मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट 2f cos थीटा बाय 2 आता है। हाँ या ना? तो यहाँ पर ये 2f और इस 2f के बीच में एंगल होगा 120, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2f इंटू cos 120 बाय 2, cos 120 बाय 2 cos 60, और cos 60 हाफ होता है, वो इस हाफ से कटेगा, वो इस हाफ से कटेगा, मतलब ये 2f ही बचेगा। मतलब मजे की बात, इन दोनों 2f का रिजल्टेंट भी 2f बीच में आएगा, और बीच में पहले से 2f एक था ही, मतलब टोटल फोर्स 4f होगा। हाँ या ना? टोटल फोर्स 4f होगा। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए दोस्तों, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए, सेंट्रॉइड है, ये +2 जितना धक्का मारेगा उसको मैंने F मान लिया, एक वर्टेक्स के कारण जो फोर्स आ रहा है उसे मैंने F मान लिया, तो इसका धक्का F, इस -2 का खींचना F, तो F और F का मिलके हो गया 2F, इस +2 का धक्का F, इस -2 का खींचना F, F और F मिलके हो गया 2F, इस +2 का धक्का F, इस -2 का खींचना F, ये F और F मिलके हो गया 2F, और लॉजिकली ये एंगल 60-60 के होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों वो, ठीक है, सेंट्रॉइड से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 60-60 पे आ गए तो 2f और 2f, तो मैंने पहले कॉर्नर वाले दोनों 2f ले लिए। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं और बीच में एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट दोस्तों 2a cos थीटा बाय 2 आ जाता है, और अगर वो एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट a ही आ जाता है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर जब स्टूडेंट को मैं पढ़ाया था तो मैंने बोला था 120 वाला केस, 90 वाला केस है तो बड़े स्टैंडर्ड आते हैं, याद ही रखो। अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का आएगा और बीच में आएगा। तो ये 2f और 2f का रिजल्टेंट इधर ही 2f आएगा, और इधर 2f पहले से भी था, तो 2f और 2f मिलके 4f हो जाएगा। आप बोलोगे सर आंसर तो अभी नहीं आया। हाँ दोस्तों, अब एक f निकालना बचा है। अब बताइए, आपको अगर 11th का थोड़ा ध्यान हो या 10th से ध्यान हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड और किसी वर्टेक्स के बीच में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ a हो तो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच में कितना एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिस्टेंस कितना होता है, सॉरी बताइए। चलिए दोस्तों, तो बहुत बड़े को थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री पे भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ बेसिक ज्योमेट्री पे भी काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने थोड़े से गड़बड़ गड़बड़ आंसर भी दिए हैं।
कुछ ने एच के टर्म्स में कहा, कुछ ने ऐसा कहा, आप मुझे स्पेसिफिक आंसर दीजिए और ये याद ही रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, ये ए होता है तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस ये 60 डिग्री है ना, तो ये a/2 हो जाता है और ये √3 a/2 हो जाता है। और फिर जो सेंट्रॉइड होता है इसे 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 में डिवाइड करता है तो वो डिस्टेंस a/√3 आता है। काफ़ी स्टूडेंट ने a/√3 ही दिया है मैक्सिमम ने, लेकिन जो गलत आंसर दे रहे थे थोड़ा-सा ज्योमेट्री पर, बेसिक ट्रिको पे और वर्क कीजिए। तो वो डिस्टेंस दोस्तों होता है a/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस तो 2 माइक्रो कूलम्ब है, तो माइक्रो को इसमें कन्वर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कूलम्ब में एसआई यूनिट के लिए, अपॉन में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, तो साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मीटर में करने के लिए इसका स्क्वायर, ये बात ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹ रखिए। जब ऐसा पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर 43.2 आ जाएगा दोस्तों, आंसर डी आएगा। चलिए मैं शीट के आंसर वापस से एक बार लिखवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट बीच में अगर उनको लैग लगा था वीडियो या कहीं पर स्क्रीन गई थी या कुछ भी ऐसा है, तो आप आंसर फिर से नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट का बी है दोस्तों, सेकंड का बी है, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का है सी, बी, सी, ए, सी, 11th का है ए, सी, डी, डी, डी। ये बात ठीक है, ये आंसर है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और अब मैं उधर चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूं दोस्तों, आप एचसीवी के मुझे क्वेश्चंस बताइए जो मैं आपको आज डिस्कस करवा दूं। ठीक है, फील्ड ऑनवर्ड्स में चाह रहा हूं कि अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिले दोस्तों। फील्ड ऑनवर्ड्स मेरी इच्छा है कि रिकॉर्डेड ही मिलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग लाइव डाउट्स कर लिया करेंगे और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रखेंगे दोस्तों। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको मैसेज आ जाया करेगा कि लाइव वेबिनार है, आप उसमें जो शीट्स मिलेंगी उनके जो डाउट्स हैं या और भी आप जो डाउट्स पूछना चाहें लेक्चर के, वो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आप मुझे अभी एचसीवी के नंबर बताइए, मैं नंबर नोट डाउन कर लेता हूँ, वो सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करवा दूंगा।
चलिए दोस्तों, आप लोगों ने दे दिया आपके ऑप्शंस और मुझे लगता है पहले 5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आ ही गए, किसी न किसी ने पूछ ही लिए। ठीक बात है, तो मैं फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवा देता हूँ। जो नंबर आप लोगों ने दिए मैंने नोट डाउन कर लिए दोस्तों। तो उसमें 22 सबसे ज्यादा डिमांड में है, 7, 8, 7, 15, 17, 19, 16, 18, वो ऑलमोस्ट 10, 9, 6, 7, 8 सभी हो गए। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब मैं 1 to 5 छोड़ सकता हूँ शायद। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स में फटाफट आपको डिस्कस करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 मैक्सिमम स्टूडेंट ने पूछा है, वो मैकेनिक्स बेस्ड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बता दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 23, 24 भी आप कर सकते हो, तो जो स्टूडेंट हैं वो 23, 24 भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 ऑनवर्ड्स में करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। टू फटाफट से आप मैं डिस्कस करवाते जाऊंगा, और जो क्वेश्चन जिस टाइप का पहले हम लोग कर चुके हैं वो टाइप अगर वापस आएगा तो मैं बता भी दूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, टू चार्जेस 2.0 into 10 to the power -6 coulomb and 1.0 into 10 power -6 coulomb are placed at separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these two charges? ये तो अभी किया था दोस्तों, 2 into 10 power -6 और 1 into 10 power -6, और कुछ नहीं बोला तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्वियसली वो पॉइंट बीच में लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव लिया तो ये भी धक्का मारेगा, वो भी धक्का मारेगा, कैंसिल करेंगे, ठीक है। अभी एक सवाल जस्ट किया था, उसमें ऐसा था एक प्लस क्यू था एक माइनस क्यू था, तब बीच में नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए हमने 1 वाले से उसका डिस्टेंस रखा दोस्तों x, तो हम कह सकते हैं उस चार्ज की वैल्यू मान लो प्लस क्यू है, तो 1 वाले के कारण कितना फोर्स आएगा, k इंटू क्यू इंटू 1 इंटू अपॉन में x का स्क्वायर, और दूसरे के कारण धक्का कितना आएगा, k इंटू क्यू इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू ये जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर। ओनली पॉजिटिव रूट ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। सेवंथ में, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1। अब देखिए ये अच्छा सवाल हो गया, सेवंथ वाला रिलेटिवली बेटर है दोस्तों। सेवंथ वाले में क्या बोला कि ये वाला चार्ज +1 के बजाय -1 होता तो क्या होता, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो प्लस माइनस क्यू वाले सवाल जैसा हो गया जैसा अभी किया था, नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम नहीं है, यहाँ पे अब दोनों चार्जेस सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट अपने को इस तरफ मिलता दोस्तों, 1 के पास में। कैसे, मान लेते हैं ये x होता, तो अब 1 ये -1 जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता, +2 उतने ही फोर्स से रिपेल करता, सही है। और अगर दोनों ये सेम चार्जेस होते, सेम मैग्नीट्यूड के होते दोस्तों, सेम मैग्नीट्यूड के, तब तो फिर से कोई केस नहीं आता, अभी जो सवाल किया था शीट में। लेकिन अब आएगा दोस्तों पॉइंट ऐसा, क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट P मान लिया हमने x डिस्टेंस पे, तो -1 के कारण खींचना कितना हो जाएगा, k q 1 इंटू 10 पावर -6, खींचना आप मान चुके हो, अब चार्ज को साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं है। कूलम्ब्स लॉ में अगर आपने एक बार डायरेक्शन मान ली तो फिर चार्ज को साइन के साथ मत रखिए, वेक्टर फॉर्म यूज करें तो चार्ज को साइन के साथ रखिए, ठीक है। तो हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू 1 इंटू 10 पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर उधर से हो जाएगा दोस्तों k इंटू क्यू इंटू 2 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक आंसर प्रॉपरली मिलेगा। तो ये हो गया सेवंथ वाला। फिर एट्थ भी पूछा है बच्चों ने, एट्थ में ओरली बता देता हूँ दोस्तों, वो मतलब थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकल है बस, और कुछ नहीं, बाकी है तो इजी। वो बोल रहे हैं, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, two charged particles are placed at distance of 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? दोस्तों
फोर्स होता है K(Q1Q2/r²। आप बोलेंगे सर इसमें चार्ज तो दिए ही नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आइसोलेटेड पार्टिकल पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? किसी भी पार्टिकल पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो मिनिमम चार्ज होगा दोस्तों E, और मिनिमम चार्ज होगा E, तो फिर फोर्स कितना हो जाएगा K(Q1Q2/r², और Q की जगह E रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, नाइन्थ भी पूछा है स्टूडेंट्स ने, तो नाइन्थ वाला भी देख लेते हैं फटाफट। नाइन्थ में कहा जा रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। इजी है दोस्तों, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री भी मिला दिया। 100 ग्राम वाटर यानी कितने मोल हो गए पानी के? तो मोल कैसे निकालोगे? तो पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 100/18 इतने तो हो गए मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02323 या 22 जो भी होता है, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 100/18 ये तो हो गए मोल्स, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने हो गए मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो हाइड्रोजन के पास एक, और हाइड्रोजन दो हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो 2 + 8 10, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और मॉलिक्यूल्स कितने आए थे? 100/18 इंटू 10 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स थे, और हर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, तो इंटू 10, ठीक है। और चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻19, उससे और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस ये मल्टीप्लीकेशन का खेल है दोस्तों, आ जाएगा आंसर। चलिए, फिर 10 वाला भी स्टूडेंट्स ने बोला है, 10 देख लेते हैं। Suppose all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a negatively charged particle, and or the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 centimeter away, calculate force of attraction. Easy है दोस्तों, फिर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहां निकाल चुके थे इससे पहले वाले सवाल में, प्रोट न्यूक्लियस का भी उतना की उतना हो जाएगा, क्योंकि पानी न्यूट्रल ही है ना दोस्तों, तो जितना जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर K(Q1Q2/r² लगा लीजिए, और आखिर में उसने बोला है अपने अपने मास से कंपेयर कर लो, तो किसी का मास मान लो 150 किलोग्राम हो आप में से, तो 150 ले लेना। किसी का मास मान लो 40 किलोग्राम हो तो 40 ले लेना, किसी का 10 किलोग्राम हो तो 10 से कंपेयर कर लेना। कोई सुमो पहलवान टाइप तो उसको ज्यादा ले लेना, और 200-250 किलोग्राम उससे कंपेयर कर लेना, आ जाएगा ऐसा। उसको जी से मल्टीप्लाई करके, मतलब फोर्स निकाल के, वेट निकाल के। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। आप 11 भी स्टूडेंट ने कहा है, नंबर 1 बच्चे ने, कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। फर्मी का 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर, in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at the largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? देखो, गोल्ड की रेडियस दी है r, तो r और r यहां पर हो गया ये 2r, ठीक है। और प्रोटॉन सबसे ज्यादा दूरी पर हो सकते हैं यहीं पर, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो हमारा आंसर हो जाएगा K यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, अपॉन में 6.9 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर, ठीक है, -15 का स्क्वायर। तो सिर्फ आप तो 10 की पावर से जमा लीजिए दोस्तों, तो यहाँ -19 है, यहाँ -30 है, ये ऊपर जाएगा और ये -38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 और 9 यानी 10 बचेगा आखिरी में, तो ये अच्छा खासा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, कुछ न्यूटन्स में आ जाएगा ये फोर्स। तो बोल रहे हैं जब इतना ज्यादा फोर्स इन छोटे से बारीक से प्रोटॉन पे लगता है तो वो दूर क्यों नहीं जाते? तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर डिस्टेंस पे जब वो आ जाते हैं तो उनके बीच में एक नए टाइप फोर्स और लगने लगता है दोस्तों, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उनके बीच में एक नए टाइप का फोर्स लगने लगता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और वो न्यूक्लियर फोर्स एट्रैक्टिव होता है। ये बात ठीक है? चलिए फिर
12th वाला भी स्टूडेंट्स ने कहा, to insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other, if they attract each other, if they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred? ये एक अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा देखिए। देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिए सवाल करने में। दो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ रब किया गया, तो एक पे प्लस ई चार्ज आ जाएगा तो दूसरे पे माइनस ई आ जाएगा, एक पे प्लस क्यू आ जाएगा तो दूसरे पे माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि उनपे पहले से तो कोई चार्ज था नहीं, आपस में रब किया तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, एक पे आ गया माइनस क्यू, तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और ये 0.1 दिया है दोस्तों, तो इससे क्यू निकल आएगा, और क्यू बराबर एन करके फिर क्या आ जाएगा आपका? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। फिर नेक्स्ट है NaCl molecule is bound due to electric force between sodium and chloride ions where one electron is transferred, separation दिया है, फोर्स निकालो। दोस्तों इजी है, इजी है ना। हमको इसमें एक एजम्पशन लेने को बोला है उसने, तो एजम्पशन यही है कि आप लोगों में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पता हो कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें एक सोडियम के आसपास 6 क्लोरीन होते हैं और एक क्लोरीन के आसपास 6 सोडियम होते हैं, तो हमको सिर्फ एक एक के बीच में ही फोर्स लेना है, मतलब एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, हमको बचे हुए का नहीं लेना है, यही एजम्पशन है बस। ये बात ठीक है। तो यहाँ पर वो लेटिस में होता है, तो एक एजम्पशन हम लोगों ने लिया हुआ है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है अपने को, डिस्टेंस भी देखिए k q1 q2 by r square, हर सवाल में वही कर रहे हैं। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू प्रोटॉन। अब ये भी आसान है दोस्तों, बस प्रोटॉन का चार्ज और मास पता होना चाहिए। तो चार्ज तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो वो आ जाएगा k q1 q2 by r square से, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे? gm1 m2 by r square से, r तो सेम ही है तो रेशियो में कट जाएगा। g की वैल्यू आप जानते ही हो दोस्तों कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, और मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, तो आ जाएगा उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी पूछा है कुछ बच्चों ने। नेक्स्ट में कहा है, सपोज एन एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज F equal to C into e to the power minus kr upon r square. Write the dimensional formula and appropriate SI unit of C and K. तो ये तो दोस्तों पिछले साल यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया। फोर्स लिख रहा है वो C e to the power minus kr अपॉन में r square। फोर्स, तो दोस्तों फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होती है? न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ई डायमेंशन लेस होता है हमेशा, ई एक्सपोनेंशियल के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो सी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे फिर? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये सी के डायमेंशन हो जाएंगे। और पावर के डायमेंशन होते नहीं है, तो के आर डायमेंशन लेस होना चाहिए, के आर डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर के मीटर हैं, तो के क्यों होना चाहिए? 1/मीटर, क्योंकि पावर में कभी भी डायमेंशन नहीं होते। फिर उसने बोला के सपोज वन फर्मी -1 है, तो सी निकालो, हो जाएगा दोस्तों, सी निकालो। के 1 लेना है, और क्या बोल रहा है? न्यूक्लियर फोर्स एट्रैक्टिव है, वो उनके बीच के रिपल्सिव कोलंबियन फोर्स से क्या हो रहा है? बैलेंस। आर बराबर 5 के लिए रख देते हैं दोस्तों। देखो हम रखेंगे C इंटू ई टू दावर -1, ये फर्मी की पावर -1 है, इंटू 5, फर्मी रखा, फर्मी फर्मी कैंसल चलेगा, अपॉन में आर स्क्वायर, और इनके बीच का कोलंबियन फोर्स होगा 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर काटो, ठीक है, और सी आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर -5 उसने दी हुई नहीं है,
एक आधी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर ई की पावर -5 कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेटर से निकालना है दोस्तों। आईआईटी में अगर सवाल आया तो वो दे देगा आपको, ठीक है, वो दे देगा, टेंशन मत लीजिए। फिर 16 भी कहा गया है। चलिए 22 तक मैं फटाफट आता हूँ दोस्तों। एक बार आप सभी ने ट्राई कर लिए होंगे तो डिस्कशन अपना फटाफट हो जाएगा। ट्राई नहीं किए होंगे तो फिर टाइम लगेगा दोस्तों समझने में। 16 16 किस किस को आ गया, चलिए बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए 16 किस किस को आ गया। चलो काफी स्टूडेंट को आ गया है दोस्तों, 16 इजी है। 16 के बाद में चलो मैं उल्टा लेना शुरू कर दूंगा, पहले 22 ले लूंगा, ठीक है। और एचसीवी जिनके पास नहीं है, बस आप थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी कि कैसे आप लोगों तक बुक पहुंचाऊं। सॉफ्ट कॉपी चेंज हो गई है एचसीवी की। मैं आपसे ये वाला चैप्टर शेयर कर लूंगा दोस्तों, है ना, ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर तो आप जिनके पास एचसीवी नहीं है, एटलीस्ट एचसीवी और मॉड्यूल आपसे शेयर कर लेंगे, तो उतना अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा 16 में क्या बोल रहे हैं, 3 इक्वल चार्जेस 2 into 10 power minus 6 coulomb each are held fixed at the three quarter triangle of side 5 centimeter। तीन चार्जेस यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू हम लोगों ने रख दिए। तो अपने को इस किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ये तो अभी अभी हुआ था दोस्तों, देखो अगर मान लो ये डिस्टेंस एल है तो इस क्यू के कारण यहाँ कितना फोर्स आएगा, इस क्यू के कारण यहाँ फोर्स आएगा के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, हाँ या ना। और क्यू और एल आप रख देना ऐसा यूनिट में। फिर ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू के कारण फोर्स उतना ही आएगा क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी एफ आएगा। और ये एंगल कितना होगा दोस्तों 60। तो अभी अभी मैंने बताया दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और बीच में एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा 2f cos 60/2। तो आ जाएगा 2f इंटू √3/2, cos 30 इज √3/2, तो आंसर होगा f √3। और f कैसे निकालोगे, वही 9 इंटू 10⁻⁹ चार्जेस है 2 इंटू 10⁻⁻6, दोनों इसलिए स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है 5, तो मीटर के लिए 5 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक बात है, अब उल्टा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 जो सबसे ज्यादा बच्चों को हर साल देखने में आया है, मुझे डाउट्स में रहता है, वो मैकेनिक्स से उसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाते। 22 वाला प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, उल्टा करना शुरू कर देते हैं इसको अब। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख रहे हैं दोस्तों। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड मास 100 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स
each 50 centimeter long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक ही पॉइंट है, उससे दो स्ट्रिंग से उससे दो स्ट्रिंग से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दो बॉल पकड़ के रखी गई हैं। धागे की लेंथ 50 है। ये पॉइंट मान लीजिए O है। इन बॉल्स पे चार्ज Q है, मैं ऐसा मान रहा हूं, और मास M है। और ये बॉल्स पकड़कर रखी गई हैं यहाँ पर और इन्हें छोड़ दिया गया। तो पहला सवाल तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट का आ ही गया होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज बॉल। ये तो आसान है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगी, धक्का, क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का आ ही गया होगा। पहले का आंसर आएगा दोस्तों 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर -7। एक का चार्ज दूसरे का भी उतना ही, इससे स्क्वायर के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5/100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/20। 400 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 400 इंटू 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दावर -14। सही है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले का पार्ट तो हो गया अपना। दूसरा है, हाँ, दूसरे सवाल में जनरली बच्चे उलझते हैं, मैं दूसरा सवाल आपको करवा देता हूं। दूसरे सवाल में कहते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो वो एक दूसरे को ऐसा रिपेल करेंगे, रिपेल। एक दूसरे को ऐसा रिपेल करेंगे तो वो सर्कल में घूमेंगे दोस्तों। यानी हर पार्टिकल ऐसे सर्कल में ही घूमेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये धागा ऐसा टाइट रहेगा और ऐसा सर्कल में घूम सकता है। दोस्तों सर्कल में एक बात बताइए, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग मतलब टुवर्ड सेंटर कितना होता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो होता है mv²/r। लेकिन एक बात बताइए, जब इन्हें छोड़ा गया था, जिस इंस्टेंट पे इन्हें छोड़ा गया था, उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी? उस इंस्टेंट पे स्पीड तो होगी जीरो। स्पीड जीरो होगी तो उस इंस्टेंट पे ये फोर्स भी कितना होगा? जीरो। हाँ या ना? ठीक है, इसलिए सेकेंड पार्ट में पहले का आंसर द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग वाला हो जाएगा जीरो और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वाला निकालना है, वो निकालते हैं अभी। ठीक, तो अलोंग द स्ट्रिंग वाला तो हो जाएगा जीरो। अब रहा सवाल परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। फिर से आप समझ लीजिए अगर बात ना समझ में आई हो। देखिए अल्टीमेटली कोई भी चार्ज बॉल होगी वो धागे के साथ सर्कल में घूमेगी। आपने छोड़ा था इस पोजीशन से, छोड़ा मतलब उसकी स्पीड वहां पे क्या थी? जीरो। स्पीड जीरो थी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r के हिसाब से जीरो था। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है मतलब उस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन इफेक्ट होता है, उससे फोर्स का अंदाजा लगाते हैं। तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है। अच्छा, अब इसका एफबीडी बनाएंगे, कौन कौन से फोर्स आएंगे? धागे में टेंशन टी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ से निकाल के बैठे हुए हैं अपन वो, और एक इसका वेट mg नीचे। हाँ या ना? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये तीन फोर्सेस आएंगे। अगर ये एंगल थीटा हो तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर टी हम देखें, वर्टिकल के साथ थीटा देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स देखें और mg देखें। ठीक है,
तो अलोंग द स्ट्रिंग तो दोस्तों 0 आ गया। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग आप देखेंगे तो टी का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, टी तो अलोंग है, और जो चीज अलोंग है तो उसका टेंजेंट के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर कोई फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। किसी भी फोर्स का या किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? 0। तो टेंशन तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। हाँ या ना? तो अब जरा परपेंडिकुलर वाला आपको बता देता हूं दोस्तों। परपेंडिकुलर वाले में एफ का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ ई, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेते हैं वो कॉस वाला लेते हैं, एफ ई कॉस थीटा। और mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं सेकंड प्रॉब्लम करवा रहा हूं, और एक बार सेकंड हो जाएगा दोस्तों तो इनफैक्ट आप पाओगे कि थर्ड और फोर्थ तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, वो तीनों आपस में कनेक्टेड ही है। ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड प्रॉब्लम है तीनों। तो 22 सबसे अच्छा प्रॉब्लम था अभी तक का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। खैर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जेई में वैसे भी थोड़ा सा मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, पर वो तो पहले सवाल में ही हो गया। बाकी तीन आपके मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स आप रिवाइज कीजिए। अब मैं वो ऐप में मैकेनिक्स भी, ऐप की लिंक आपको आ जाएगी दोस्तों एक दो दिनों में। हम लोग अब उसमें डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप लोगों के फोन नंबर मतलब आप लोगों का जो लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स बनते हैं वो क्रेडेंशियल क्रिएशन पे है ऐप अभी। उसमें हम अपने मॉड्यूल भी डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप टेस्ट दे पाओ, टेस्ट का एनालिसिस कर पाओ प्रॉपरली। ठीक है, आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर पाओ, आपको पता रहे कौन सा सही कौन सा गलत हुआ है। और उसमें हम ये लेक्चर्स भी एम्बेड कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोसेस होती है पूरे, पहले उसको वेब सर्वर पे ले जाना, वहां से पहुंचाना। सो थोड़ी सी लेंदी है दोस्तों, पर एक दो दिनों में वो हो जाएगा, तो आपको ऐप में मिल जाएगी लिंक। तो उसमें मैं 11th के रिवीजन लेक्चर्स भी डाल दिया करूंगा, तो वो भी आप देख पाओगे, आपको मैसेजेस आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अभी इस सवाल पे बात करें, तीन फोर्सेस यहाँ लग रहे थे, एफई, एमजी और टेंशन टी। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स 0 इसलिए होगा क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। अलोंग द स्ट्रिंग देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया? क्योंकि उस मोमेंट पे नहीं है, v 0 है। और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो ये टी स्ट्रिंग के अलोंग है, तो टी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए, ये एंगल अगर थीटा है तो एफी का कंपोनेंट हो जाएगा एफी कॉस थीटा, और एमजी का हो जाएगा एमजी साइन थीटा। तो हम नेट टेंजेंशियल फोर्स लिख पाएंगे यहां पर, वो हो जाएगा एफी कॉस थीटा माइनस एमजी साइन थीटा। अब एफी तो यहां से निकाल के रखा ही हुआ था दोस्तों, मैं लिख देता हूं। 9 4 जा 36, 36 4 जा 144, और 10 की पावर जमाऊं तो ये दो नौ मिलके 11, 11 और 10 की पावर -3, मतलब ये फोर्स था शायद 0.144 इंटू कॉस थीटा। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, ये थीटा है, धागे की लंबाई 50 है, और ये 5 था दोस्तों, तो ये होगा 2.5। तो दोस्तों साइन थीटा में लिख सकता हूं 2.5/50, यानी आ जाएगा ये 1/20, और साइन थीटा 1/20 है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो तकरीबन 1 ही आ जाएगा। और मासेस आपको दिए हुए हैं शायद उसने 100 ग्राम, किलोग्राम में बदलो, इंटू जी इंटू साइन थीटा 1/20, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड पार्ट का नेट टेंजेंशियल फोर्स का। और ये नेट फोर्स है क्योंकि सेंट्रीपिटल तो है नहीं, सेंट्रीपिटल नहीं है तो यही नेट फोर्स है, और यही नेट फोर्स है तो इसी को बढ़िया मास
इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे तो डी पार्ट का आंसर आ गया। अगर यही नेट फोर्स है तो इसी को ए में रख दोगे तो डी पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। सही है। अब रहा सवाल सी पार्ट। सी पार्ट में वो पूछ रहा है कि टेंशन निकालो इस मोमेंट पे। सी पार्ट में पूछा जा रहा है कि टेंशन निकालो इस मोमेंट पे, तो क्या करेंगे दोस्तों? एक बात बताओ, एफी और एमजी का ये वाला कंपोनेंट ले लिया, एफी का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? अलोंग वाला एफी साइन थीटा, और एमजी का अलोंग वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा दोस्तों? एमजी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है ही नहीं, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है ही नहीं। तो अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है तो टी मस्ट बैलेंस एफी साइन थीटा प्लस एमजी कॉस थीटा। तो टी बराबर होना चाहिए एफी साइन थीटा प्लस एमजी कॉस थीटा। एफी अपन निकाल चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल चुके हैं, एमजी पता है। एंगल छोटा है तो साइन थीटा को आप 1/20 ले रहे हो, कॉस थीटा आप अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख दो, आसपास आंसर आ जाएगा। अगर साइन थीटा 1/20 है ना दोस्तों, तो कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 399 अपॉन 400 आ रहा है। तो 399 अपॉन 400 इज ऑलमोस्ट 1, उसका रूट लोगे तो ठीक है। तो कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट 1, साइन थीटा 1/20 रख दीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स और एमजी पता ही है तो टेंशन भी आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। बेसिकली मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था कि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है और वो v स्क्वायर बाय आर, v जीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो, मतलब टुवर्ड्स स्ट्रिंग नेट क्या हो गया? जीरो। तो फिर टी किसको बैलेंस करेगा? एफी साइन थीटा प्लस एमजी कॉस थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाइए, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। और जो नेट फोर्स होगा उसी को मास इनटू एक्सेलरेशन रखते हैं तो चौथा पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक काफी अच्छा सवाल है, इसमें निशान लगा लीजिएगा। जब भी आपकी इच्छा हो कि एचसीवी रिवाइज करनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो ये प्रॉब्लम जरूर रिवाइज कर लिया करो, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों 21 किस किस को आ गया? 21, 21 जिन जिन बच्चों को आ गया था चैट बॉक्स में बताइए। चलिए अब मैं आपको 21, 22 और 22 तो ले लिया हम लोगों ने, 21, 20 ऐसे उल्टे ऑर्डर में सभी वन बाय वन डिस्कस करवा देता हूं। चलिए 21 जैसा हम लोगों ने क्लास में भी किया था दोस्तों। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 2 into 10⁻⁸ कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। मुझे तो लगता है शायद यही वाला किया था हम लोगों ने जब डिस्कस किया था। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस 2 into 10⁻⁸ कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. तो ये दो चार्जेस हमने रख दिए, इनको मैं प्लस क्यू नाम दे देता हूँ, आखिरी में वैल्यू रख दूंगा। स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो दोस्तों टेबल पे रख दोगे तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो वो एक दूसरे को फेंक देना चाहेंगे अपने से दूर दूर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और जितना ए बी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, बी भी ए पर उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे क्या आएंगे? सेम, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना? और अगर वो सेम आएंगे तो ये धागा उनको जाने नहीं देगा, जैसे इसको वो भगा रहा है लेकिन ये धागा भागने नहीं देगा, धागा मजबूत है। ये बात ठीक है। इंसुलेटिंग, अब उसने बोला नहीं स्ट्रॉन्ग है पर बंधे हुए हैं, ये तो बोला है उसने।
इंसुलेटिंग भी है, मतलब इंसुलेटिंग है मतलब चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो अल्टीमेटली धागे में क्या आ जाएगा? तनाव, धागे में टेंशन आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप एक रस्सी को पकड़ के दोनों साइड से खींचने लगो ना, तो अब रस्सी जितनी लंबी है वहां तक तो खींच लोगे, उसके बाद और खींचने की कोशिश करोगे तो रस्सी में टेंशन आ जाएगा, सही है? तो वो टेंशन आ गया यहाँ पे। तो अब किसी एक के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, तो इस पे एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लग रहा है टेंशन, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देने चाहिए? बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंशन और कुछ नहीं K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर होगा। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर की वैल्यू मतलब Q की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और L की वैल्यू 1 डाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक बात है, तो ये हो जाएगा। फिर 20 वाला देख लें दोस्तों। 20 वाला भी क्लास में किया हुआ था दोस्तों, चलो अच्छी बात है, कम मेहनत लग रही है। 20 वाला भी क्लास में था। अच्छा, इसलिए मुझे किसी भी बच्चे ने 20 डाउट्स में नहीं पूछा था इंटरेस्टिंगली, और 21 भी नहीं पूछा था। ओके नाइस। मैंने इतने सारे बच्चों के नंबर्स देखे थे, क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लग रहा था वो तंबोला जैसे सारे नंबर एक एक करके फेंके जा रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा था कि फुल हाउस ही हो जाएगा, पूरे 22 आ जाएंगे ये तो। पर सही बात है, अभी मेरे पास शीट है, उसमें 20 किसी ने भी नहीं पूछा था और 21 भी, क्योंकि हमने क्लास में किए हुए हैं। तो 20 वाला स्किप कर दूं क्या दोस्तों? शैल आई स्किप क्वेश्चन नंबर 20? वो किसी ने पूछा भी नहीं था, ठीक है? और मतलब जितने चैट बॉक्स मैंने देखे काफी, मतलब 150 में तो नहीं था। तो 20 स्किप कर दूं, वो तो वही अपनी एपी बनी थी 55 वाली, 55 वाली सॉल्व किया था हमने। ऊपर चार्ज बढ़ रहे थे जीपी में, नहीं क्यूब में, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, और नीचे डिस्टेंस बढ़ रहे थे। ये वाला तो किया था क्लास में, तो ये स्किप कर दूं? चलिए नाइस। तो ये वाला तो ठीक है, फिर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने कह दिया कि किया हुआ है। तो चलिए हमने 16 तक कर लिए थे, 17 18 19 कर लेते हैं। 17 वाला देखिए। 17 था, डाउट में नंबर आया था मुझे। 4 equal charges 2 into 10 to the power -6 coulomb are each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. Find the Coulombian force experienced by one of the charges due to rest 3. चार चार्जेस है दोस्तों, मैं फिर से वो क्यू वगैरह की टर्म्स में ही सॉल्व कर देता हूँ। चार चार्जेस हैं, एक स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस पे रखे हुए, साइड दी हुई है। तो एक पर बचे हुए तीन के कारण क्या फोर्स आएगा वो निकालना है। इजी है दोस्तों, देखो ध्यान से। इसको इसको पकड़ लेते हैं, इस पे फोर्स निकाल लेते हैं सबका। इस पर इसके कारण जो फोर्स आएगा वो आएगा के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। इसके कारण भी उतना ही आएगा, लेकिन धक्का मार इधर, इसके कारण इस पे धक्का इधर, और इसके कारण इस पे धक्का इधर, दोनों के बीच में 90, और इसके कारण धक्का आएगा इधर बीच में, हाँ या ना? तो ये वाला आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इसके कारण भी आएगा, चार्जेस तो क्यू क्यू है और डिस्टेंस एल है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। हाँ, लेकिन इसका अलग आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल नहीं है। ये जो डायगोनल वाले हैं इनके बीच में डिस्टेंस एल नहीं है दोस्तों, इनके बीच में डिस्टेंस एल रूट टू होगा। तो यहाँ पर होगा एल रूट टू, तो इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, सही है? ये 90 है। तो अब मुझे बताओ, ये अगर f है, ये अगर f है और 90 पे है, तो इन f और f दो फोर्सेस हो, f f, और अगर वो 90 पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है दोस्तों? उनका रिजल्टेंट हो जाता है f रूट टू। क्या रिजल्टेंट हो जाएगा? f रूट टू, सही है? और वो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 45, वो इसके साथ ऐड कर देना क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। ये 45 पे आएगा
और ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी 45 पे था, तो अपना आंसर हो जाएगा k q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस ये उसके साथ इन लाइन हो गया, इन लाइन हो गया तो k q स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। बाकी k q और l की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। k q और l की वैल्यू डाल देना दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। 18th और 19th कर लेते हैं, कनेक्टेड हैं। 18th 19th दो प्रॉब्लम बचे हैं दोस्तों, 18th भी पूछा गया था, 19th भी पूछा गया था। तो अपना एचसीवी का यहाँ तक भी हो जाएगा दोस्तों। और जितने स्टूडेंट के ये सारे हो गए हैं और जिनके पास अभी एचसीवी है, प्लीज वो लोग एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 23 24 भी ट्राई कर लें। कुछ बच्चों ने उससे भी आगे कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 18th देखिए, अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई जानकारी नहीं बढ़ी दोस्तों उसने अपनी। इट मे बी एज्यूम्ड दैट 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये भी आपको पता ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट ईयर पढ़ा ही है। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर with the proton at the center. This hydrogen atom is said to be in ground state. In this case, find the magnitude of electric force. अब इसमें क्या है दोस्तों, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हो गया ना दोस्तों, फोर्स आ गया। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, के है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 वो है 1.6 इंटू 10 to the power -19 का स्क्वायर अपॉन में आर है 0.53 इंटू 10 to the power -10, मैं ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ स्क्वायर। तो इससे दोस्तों ये फोर्स आ गया। बाकी तो कैलकुलेशन है, एचसीवी में ऐसी उटपटांग कैलकुलेशन आए देन कैलकुलेटर इज अलाउड, है ना। आईआईटी में उटपटांग नहीं देता, वैसे आजकल दे देते हैं, आजकल दे देते हैं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी उटपटांग कैलकुलेशन आ सकती है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ी आदत डालो कैलकुलेशन करने की। तो पहले यहाँ पे 10 की पावर निपटा लिया करो हमेशा। 10 की पावर 9 यहाँ से है, 38 यहाँ से आएगा और 20 यहाँ से आएगा, तो 20 -20 ऊपर जाएगा +20, तो 20 + 9 29 में से 38 गया तो -9 और 1.6 का स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 0.53 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बस इससे फोर्स तो आ जाएगा लेकिन। तो जैसे हाइड्रोजन का मॉडल कैसा है दोस्तों कि ये प्रोटॉन है और इससे इतने डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है या घूमते रहता है, तो हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि घूमते रहता है ये तो मान लो ये घूमता है v स्पीड से, तो अगला सवाल वो क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल 19th वो भी बड़ा आसान, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ग्राउंड स्टेट का डिस्क्रिप्शन पिछले प्रॉब्लम में दिया है जो यहाँ पे बोर्ड पे किया हुआ है, वो बोल रहा है स्पीड निकालो, तो ये तो आसान है ना दोस्तों, ये तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि इस प्रोटॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे जो कोलंबियन एट्रैक्टिव फोर्स होगा जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, वही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से फोर्स का काम करेगा, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये जो कोलंबियन अट्रैक्शन होगा यही इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कौन से फोर्स का काम करेगा। बहुत बढ़िया, तो यही इसके लिए आप में से सभी स्टूडेंट सही लिख रहे हैं, वेरी गुड। यही इसके लिए किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। तो 18th प्रॉब्लम में सिर्फ यहीं तक करना था, वहां से रिजल्ट उठाइए और उसको mv²/r के बराबर डाल दीजिए। r कितना लेना है, तो r तो उतना ही लेना है 0.53 इंटू 10 पावर -10। और इलेक्ट्रॉन का मास तो दोस्तों पढ़ा है अपन ने 11th क्लास में या शायद 9th में ही, 9.1 इंटू 10 to the power -31, 9.1 इंटू 10 पावर -31। सॉल्व करेंगे फिर से, अच्छी खासी कैलकुलेशन है। अच्छा है 9.1 से 9 तो उड़ा लेना, अब इतना तो चला लेना आप, ठीक है। 0.53 से ये एक बार तो जाएगा ही, है ना, ये भी चल जाएगा। 0.53 को 0.5 मान के उसको आप हाफ लिख लेना, तो वो 2 ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रफ कैलकुलेशंस कर लेना, v आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, v² आएगा, v² की मदद से v निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अपने 22 तक हमने आज ये क्वेश्चन भी कर लिए, 6th से लेकर ऑलमोस्ट 22 तक हर प्रॉब्लम देख ही लिया है।
और 15 क्वेश्चन अपने शीट के भी कर लिए दोस्तों। तो हम ये टॉपिक कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, जैसा मैंने आपको कहा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग रखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम डिस्कस में लाइव करवा दिया करूंगा दोस्तों, प्रॉब्लम डिस्कशन, तो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी और क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि आज प्रॉब्लम डिस्कशन होगा एचसीवी का यहाँ से यहाँ तक, शीट का यहाँ से यहाँ तक, और आप उससे अटेंड कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स और डिस्कशन लाइव हो जाएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा कि 11th रिवीजन लाइव कर लें, तो जो जो 11th रिवीजन चाहेंगे, सबसे ज्यादा डिमांड मुझे आई है जीपीएम की, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हुआ तो पहले मैं जीपीएम का ही रिवीजन ले लूंगा, फिर एसएचएम का भी लिखा है कुछ बच्चों ने जो हमने एक क्लास की थी, तो एसएचएम और जो जो भी आपने टॉपिक्स भेजे हैं, मुझे लगता है कि 11th में जो जो टॉपिक्स आपको रिवीजन चाहिए वो आप भेज दीजिएगा, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहे थे, अपना एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर हो जाने दो, 31 ओरल है। अभी आप उसको मैक्सिमम से एक पेज का करोगे, पाओगे कि वो ओरल निकलेगा अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया तो, मतलब ओरली उसका आंसर दे सकते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। पर फिर भी अगर 31 चाहे तो करवा देता हूँ दोस्तों 31। चलो एक काम करते हैं, आप अपना होमवर्क के आगे बढ़ा लो दोस्तों, आप 31 तक अपना होमवर्क ले लो। 31 नहीं, आप एक काम करो, 32 तक अपना होमवर्क बढ़ा लो। आप 32 तक सॉल्व करो, 32 तक के आंसर आप मुझे भेजिए दोस्तों, ठीक है। 31 में सॉल्व करवा देता हूं अभी, 31 थोड़े लंबे तरीके से लेकिन सॉल्व करवा देता हूं, तो आप अपना होमवर्क 32 तक बढ़ा लीजिए दोस्तों, है ना, शीट नंबर 1 और 32। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं दोस्तों, या चलिए पहले 5 मिनट आपको दे रहा हूं, आप 31 ट्राई कर लीजिए सभी, 31 आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करवा देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिनके पास एचसीवी नहीं है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करवा देता हूं दोस्तों। बोला गया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का चार्ज क्यू है, उनको रखा गया, फिक्स किया गया, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। ठीक है, टू चार्जेस ईच हैविंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। Where should a particle of charge small q, where should a particle of charge small q must be placed on the perpendicular bisector of AB, on the perpendicular bisector of AB such that it experiences maximum force, it experiences maximum force due to these two। इन दो के कारण वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको कितनी दूर रखना चाहिए, यानी ये एक्स निकालना है दोस्तों, और वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा ये भी निकालना है, कीजिए।
चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए, आप में से जिन स्टूडेंट्स को 11th का ग्रेविटेशन अगर प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ होगा, वो तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर एकदम ओरल कर देंगे। ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ा हुआ है, रिंग वाले केसेस तो, और कुछ स्टूडेंट ने आंसर किए भी हैं, उसी कॉन्सेप्ट से लेकर किए हैं। मैं चैट बॉक्स में देख भी रहा था, अभी वो चैट बॉक्स देखने के लिए उधर जाना पड़ता है, कंप्यूटर दूर रखा हुआ है वहां पर। तो चैट बॉक्स में देख रहा दोस्तों, तो कुछ स्टूडेंट ने आंसर किए हैं, रिंग वाले कॉन्सेप्ट से ही किए हैं इंटरेस्टिंगली। सो आई एम रियली फीलिंग गुड फॉर देम कि उन्हें जल्दी से वो क्लिक हो गया। उन बच्चों को तो सिर्फ एक ही काम करना था। हम लोगों ने ग्रेविटेशन में रिंग वाले केसेस में पढ़ा था कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो आर रेडियस की, तो उससे आर बाय रूट टू डिस्टेंस पे फील्ड मैक्सिमम होती है। अगर ये नहीं किसी को याद है, डोंट वरी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब उसमें आ जाएगा ये सब। ठीक है, डोंट वरी, आएगा अभी आगे। अगर ध्यान हो इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं ध्यान हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर आर रेडियस की रिंग है, तो जो फोर्स मतलब फील्ड मैक्सिमम आती है वो आर बाय रूट टू पे आती है। और अगर रिंग का पूरा चार्ज ना लेकर डायमेट्रिकली अपोजिट दो चार्ज भी रख देते, तो हम एक रिंग बना सकते हैं। सेम लॉजिक यहां पर भी है। आप इन दोनों प्लस क्यू को लेकर एक रिंग बना सकते हो, तो उस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी? तो उस रिंग की रेडियस हो जाएगी डी बाई टू। उस रिंग की रेडियस हो जाएगी डी बाई टू। और फील्ड मैक्सिमम कहाँ आती है? फील्ड मैक्सिमम जहां आएगी वहीं फोर्स मैक्सिमम आएगा। फील्ड मैक्सिमम होती है आर बाई रूट टू, तो आर बाई रूट टू से आ जाएगा यहाँ पे डी बाई टू रूट टू। तो जितने भी स्टूडेंट ने आंसर डी बाई टू रूट टू दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अगर आप ये रिंग का स्टैंडर्ड केस है, कई बार आईआईटी में आ चुका है, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये मतलब केस, ये खुद ये वाला केस कई बार सवालों में पूछा जा चुका है। मतलब 1990 ऐसे कुछ ईयर्स में भी आया था, और अभी रिसेंटली भी कुछ एक जगह पे यूज हुआ था इसका। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस क्यू दो चार्ज है डायमेट्रिकली अपोजिट, हम उनको एक रिंग पे रखा हुआ मान सकते हैं अपोजिट साइड में, और ये रिंग की एक्सिस है, रिंग की एक्सिस है दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्लस क्यू लेंगे, तो उस रिंग की रेडियस हो जाएगी डी बाई टू, और मैक्सिमम फील्ड आती है आर बाई रूट टू पे, तो वो हो जाएगी डी बाई टू, ये रेडियस है, सो डी बाई टू बाई रूट टू, यानी डी बाई टू रूट टू, ये हमारा आंसर है। तो हमें ये डी बाई टू रूट टू पे रखना होगा, और फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये अगर याद हो तो ऐसे करना है, ना हो तो कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, ना हो तो क्या करें? ऐसे कई सारे स्पेशल केसेस होते हैं दोस्तों, वो याद रहे तो निश्चित रूप से हमारी क्वेश्चन करने की स्पीड काफी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और मुझे इतने साल से पढ़ा बहुत सारे केसेस वैसे ही याद है दोस्तों, तो इसलिए वो सवाल करते समय आप लोग कई बार, कुछ बच्चों को आंसर जब मैं भेजता हूँ तो बड़े शॉर्ट में भेज देता हूँ, उधर से बच्चे पूछते हैं सर इतनी जल्द इतने कम में कैसे कर दिया। तो वो दिक्कत वही होती है कि मैं सबसे छोटी वाली अप्रोच लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, पर वो सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों का ब्रिलियंस लेवल वैसे भी ज्यादा होता है हम लोगों से। आप लोग तीनों सब्जेक्ट उसी लेवल का पढ़ते हो, हम तो एक ही सब्जेक्ट इतने साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको तीनों पढ़ना है, उसी लेवल तक जाना है, तो इसीलिए ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, नहीं पता हो तो क्या करना, तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस x है। तो देखो इस प्लस क्यू के कारण धक्का आएगा, इस प्लस क्यू के कारण धक्का आएगा, मान लेते हैं वो धक्का f आया, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इस प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पे धक्का आएगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये बात ठीक है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो दोस्तों ये इस f का cos वाला कंपोनेंट और इस f का cos वाला कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, तो cos cos ऐड हो गए, तो वो 2f cos थीटा हो गया, और साइन साइन वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, दोनों f क्यों आए? क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, ये चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए थीटा मैंने मान लिया है एंगल, वो निकालेंगे अभी हम लोग। कॉस कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, साइन साइन वाले कट जाएंगे, तो फिर उस चार्ज पे यानी इस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा दोस्तों,
वो नेट फोर्स होगा 2F cos थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू हम यहां लिखेंगे F, किसी एक चार्ज के कारण फोर्स लिखिए। तो दोस्तों ये Q है, ये प्लस Q है, ये डिस्टेंस d/2 है, ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने यूज की है, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखेंगे एक के कारण फोर्स आएगा के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा गणित में पढ़ चुके हैं दोस्तों, बेसिक। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे होगा एक्स और हाइपोटेनियस तो ये लिखा ही है आपने, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो ये नेट फोर्स आया दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2k/QQ x बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, पुट x इक्वल टू 0, सेंटर में आ जाओ। आप बोलोगे सर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर चार्ज सेंटर में होता तो बढ़िया, ये भी धक्का मारता वो भी धक्का मारते, बराबर धक्का मारते तो धक्का ही नहीं लगता। यानी एक पार्टिकल को दोनों तरफ से बराबर धक्का मारोगे तो किधर भी नहीं जाएगा वो। तो सेंटर में फोर्स 0 होना चाहिए था, तो यहाँ x की जगह 0 डालते तो आंसर क्या आता, 0 दिख भी रहा है। अच्छा, और x इनफाइनाइट होता तो भी 0 आना था, क्योंकि अब दोनों ही फोर्स से, दोनों ही चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाता। तो मजे की बात, सेंटर में भी 0, इंफिनिटी पे भी 0, तो पक्की बात है बीच में एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पे फोर्स मैक्सिमम हुआ ही होगा, क्योंकि वो 0 से बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के फिर घटते हुए 0 हो जाता है, ठीक बात है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा। अब वो पूछे कहाँ होगा वो पॉइंट, तो दोस्तों अब गणित आता है, वो पॉइंट ढूंढने के लिए हम मिनिमा लगाएंगे, हम रखेंगे df/dx शुड बी इक्वल टू 0। अब सवाल फिजिक्स का खत्म, अब सवाल प्योरली मैथ्स का है कि आपको डिफरेंशिएशन करते आता है या नहीं। अब सवाल ये बचा, अब फिजिक्स तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, हो गया फिजिक्स का सवाल बस यहीं तक था कि मैक्सिमम के लिए, ओ सॉरी मैक्सिमम के लिए df/dx शुड बी 0। आप बोलोगे सर मिनिमम के लिए, तो यहाँ मिनिमम तो 0 ही आएगा दोस्तों, 0 से बढ़ के मैक्सिमम होके फिर 0 हो रहा है। आप बोलोगे सर नीचे चले जाओ, हाँ वहाँ पे वैसे ही होगा, 0 से बढ़ के मैक्सिमम होके फिर 0 हो जाएगा, तो मिनिमम तो 0 ही है, तो मिनिमम तो पूछेगा भी नहीं वैसे भी। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग लिखेंगे df/dx शुड बी इक्वल टू 0। कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, अब आगे मैथ्स ही मैथ्स कर रहा हूं दोस्तों। जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 बाहर, के बाहर, क्यू बाहर, क्यू बाहर, ये एक्स न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो कोशेंट रूल डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ऊपर वाला बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर into differentiation of numerator which is 1 minus numerator into differentiation of denominator, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब चेन रूल, इसको x मान लो, x की पावर 3/2 का हो जाएगा 3/2 इंटू ये पूरा एज इट इज, और फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का क्यूब, और ये इक्वल टू 0 है दोस्तों। बस एक लाइन और बची है दोस्तों, ज्यादा लोड मत लीजिए, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस।
आप सोच रहे होंगे सर वो रिंग वाली प्रॉपर्टी याद रख लें क्या? हाँ वो तो रखना ही है दोस्तों, वो भी इसी से आती है डिफरेंशिएशन से। पर खैर अगर आपको ये ध्यान है, अब देखो ये सब तो ऐसे जीरो में जाएगा, जाने दो। अच्छा ये डिनोमिनेटर भी बढ़िया स्क्वायर स्क्वायर है दोस्तों, नॉन निगेटिव ही आएंगे, तो इसको भी जीरो में जाने दो। अच्छा इनमें से भी एक बार का तो कॉमन ले ही सकते हो, ये पावर 1 है और ये पावर 3/2 है, तो एक बार का कॉमन लिया वो भी जीरो में जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? 3/2 पावर में से 1 चली गई, 3/2 यानी कि डेढ़, डेढ़ में से एक जाएगा तो आधा बचेगा। तो यहां बचेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ माइनस ये कटेगा, यहां बच रहा है 3x²। अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे हाफ आएगा दोस्तों, तो यहाँ 1 बचेगा। हाँ एक्स टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, मतलब यहाँ हाफ बचेगा। हाँ तो आप 1 कॉमन नहीं ले पाओगे दोस्तों, हाफ कॉमन ले पाओगे, मतलब यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x²। वही मैं सोच रहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स तो देंगे नहीं वो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x² 2x² आएगा बराबर 0, तो हो जाएगा 2x² बराबर d²/4। सॉल्व करोगे दोस्तों तो d/2√2 आ जाएगा। ठीक बात है, x बराबर d/2√2, एक पॉइंट ऊपर भी आएगा एक पॉइंट नीचे भी आएगा, तो एक प्लस d/2√2 आएगा, एक d माइनस ऑफ d/2√2 आएगा। दोस्तों फोर्स निकाला दोनों से, रिजल्टेंट लिया और मैक्सिमम के लिए उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया। और मैक्सिमम पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। जीरो कर दिया दोस्तों, सॉल्व किया, एक्स आ गया, ये हमारा आंसर है। वो पूछ रहा है, एक सवाल और है कि मैक्सिमम फोर्स निकालो, तो जो ये एक्स की वैल्यू निकाली ये डाल देना उसमें, फोर्स वाले एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू डाल देना, तो वो भी आ जाएगा। डन। चलिए नाइस, तो फिर आज की क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं दोस्तों, होमवर्क 32 तक है। नेक्स्ट टर्न से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।